जम्मू कश्मीर के सोपुर में हुए आतंकी हमले में सेना का एक जवान शहीद हो गया। 3 जवान घायल हुए हैं। एक नागरिक की भी मौत हो गई है। वहीं मृतक के परिजनों की ओर से लगाए गए आरोप पर आईजी कश्मीर जोन विजय कुमार ने कहा कि सुरक्षा बलों पर हमले के दौरान आतंकी की ओर से की गई फायरिंग में नागरिक मारा गया है। परिवार द्वारा लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। साथ ही ऐसी अफवाहें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कश्मीर घाटी के सोपुर में हुए आतंकी हमले में सुरक्षा बलों ने जान पर खेलकर मासूम बच्चों को बचाया है। हालांकि उसके नाना की मौत हो गई, जबकि एक जवान भी शहीद हो गया। साथ ही 3 अन्य भी घायल हो गए, जिनका उपचार चल रहा है। मस्जिद की ऊपरी मंजिल से आतंकी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे और मासूम बच्चा अपने नाना के शव के पास बैठा रो रहा था। उसे पता नहीं था कि उसके नाना की मौत हो गई। इस दौरान जवानों की नजर उस मासूम बच्चे पर पड़ी। आतंकियों के हमले से गोलाबारी के बीच सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी जान हथेली पर रखकर मासूम बच्चे को बचा लिया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद निवेशकों में जम्मू कश्मीर में उद्योग लगाने के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। निवेश बढ़ेगा, जिससे यहां रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। उन्होंने कहा, अनुच्छेद 370 की समाप्ति और डोमिसाइल कानून से ना तो किसी को घबराने की जरूरत है और न ही ये भ्रम पाल कर रखना है कि दूसरे प्रांतों के लोग आकर यहाँ बस जाएंगे। तथ्यों और काल्पनिक बातों को न मिलाएं। ज्ञात हो कि सोशल मीडिया में ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि बाहर से लोगों के यहाँ आने से पॉपुलेशन में बदलाव होगा। कुछ लोग डोमिसाइल कानून के बहिष्कार की भी अपील कर रहे हैं। भारत चीन के बीच सीमा पर चल रहे तनाव के बीच अब नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने चीन के खिलाफ आर्थिक स्तर पर कई कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। चीन की 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद केंद्र सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया है। गडकरी ने कहा कि भारत में अब चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी और अगर कोई चाइनीज कंपनी जॉइंट वेंचर के रास्ते भी राजमार्ग परियोजना में एंट्री की कोशिश करेगी तो उसे भी रोक दिया जाएगा। भारतीय नौसेना ज्यादा शक्ति, ज्यादा क्षमता और निगरानी से लैस 1 दर्जन शक्तिशाली नावों को लद्दाख के लिए भेज रही है, ताकि पेंगोंग त्सो झील पर पेट्रोलिंग कर चीन के शक्तिशाली जहाज टाइप 928B का सामना कर सके। पेंगोंग त्सो झील के पास ही चीनी सेना जमी हुई है। यहाँ से चीन की सेना ने भारत के क्षेत्र में आकर भारतीय सेना और मोदी सरकार को जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया था। चीन और भारत के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर बातचीत चली, जो 12 घंटे तक हुई। देश के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक गोवा में पर्यटन दोबारा शुरू करने की तैयारी पूरी हो गई है। राज्य के पर्यटन मंत्री मनोहर अजगांवकर ने बुधवार को ऐलान किया कि ये तटीय राज्य 2 जुलाई यानी गुरुवार से पर्यटकों के लिए दोबारा खुलने जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए मार्च में लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद से ही यहां पर्यटकों के आने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अजगांवकर ने बताया कि राज्य में पर्यटन गतिविधियों को दोबारा शुरू करने का फैसला राज्य कैबिनेट द्वारा ले लिया गया है। चीन सरकार द्वारा गलवा घाटी झड़प में मारे गए चीनी जवानों को लेकर वहां के रिटायर्ड और मौजूदा सैनिकों के बीच खासी नाराजगी है। माना जा रहा है कि ये लोग राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर सकते हैं। चीन से असंतुष्ट और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के पूर्व नेता के बेटे जियाल नगी यांग ने इस बात की जानकारी दी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 1 महीने के भीतर सरकारी आवास खाली करने को कहा गया है। मंत्रालय की तरफ से भेजे गए पत्र में बताया गया है कि प्रियंका की एसपीजी और Z+ सुरक्षा हटने के बाद से वो दिल्ली स्थित लोधी रोड के बंगले में रहने के योग्य नहीं है, इसलिए उन्हें ये बंगला खाली करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में कल कोरोना के 198 नए मामले सामने आए हैं।
वहीं दूसरी ओर 134 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी है और स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 105 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में कल सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बारामूला रहा, जहां कोरोना के 49 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो कल यहां 19 नए मामले सामने आए, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 179 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 7,695 हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को UAPA अधिनियम 1967 के तहत 9 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है। इनमें अधिकतर खालिस्तान समर्थित आतंकी संगठन हैं, जो पाकिस्तान से संचालित होते हैं। आतंकियों में बब्बर खालसा के प्रमुख नेता वाधवा सिंह बब्बर, आतंकी संगठन इंटेक सिख यूथ फेडरेशन के पाकिस्तानी चीफ लखबीर सिंह, खालिस्तान जिंदा फोर्स के रंजीत सिंह और खालिस्तान कमांडो फोर्स के परमजीत सिंह मुख्य रूप से शामिल हैं।